देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर राज्य में संबंधित विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त घोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के लिए तहत कराने का अनुरोध किया। सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए सहायता परियोजनाओं की ऋण राशि पर लगाई गई सीलिंग को हटाए जाने का भी अनुरोध किया। सीएम धामी ने की वित्त मंत्री से भेंट। इस दौरान पेयजल परियोजना के लिए भी उन्होंने मांग की। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा है, ऐसे में उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य में भी मंत्रिमंडल के रिक्त पड़े पदों पर जल्द ही पार्टी के विधायकों को मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्री सरकारों की काफी किरकिरी भी हुई है। इस बार भी धामी सरकार के मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, जिसे भरे जाने को लेकर पार्टी में भी उत्सुकता और जनता में भी। बहुत जल्दी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व से वार्ता करेंगे और बहुत जल्दी हमारा मंत्रिपरिषद, हाँ दोनों दायित्व भी है, मंत्रिपरिषद भी है। तो वहीं कांग्रेस की माने तो बीजेपी के पास जब कोई मुद्दा ही नहीं होता तो मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा शुरू कर देती है, जबकि धरातल पर कोई असर या कोई निर्णय सफल होता हुआ नहीं दिखता। अगर अब की बार धामी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है तो उन्हें सफेद पोश नेताओं में ऐसा नेता को मंत्री बनाना चाहिए जिसके ऊपर कोई दाग न हो, जो भ्रष्टाचार से दूर रहा हो। देखिए, साल भर हो गया है प्रदेश में सरकार का गठन हुए और साल भर से लगातार हर 10 दिन में 15 दिन में अटकलें लग रही हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। वैसे ही मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं मंत्रियों के, वो भी भरे जाने थे, जो अब तक न जाने किन कारणों से नहीं भरे गए हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी इतनी है कि तारतम्य मुख्यमंत्री और संगठन में नहीं बन पा रहा है, इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ होगा। लेकिन अगर अब मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें बहुत ज़ोर से लग रही हैं और अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सरकार को ये ध्यान रखना होगा कि जो दागी मंत्री हैं, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हों, जो लगातार जनता उनका विरोध कर रही है, जिस तरीके से सड़क पर मारपीट कर रहे थे, बैकडोर भर्ती प्रकरण में उनका नाम बहुत तेज़ी से आया था। गणेश जोशी जी अपने समर्थकों से युवक को सड़कों पर पिटवाते हुए नजर आए। तमाम उनके विभागों में भ्रष्टाचार है। वो रेखा आर्य जी के साथ इस प्रकार का मामला है। सहकारिता भर्ती में लगातार जो है धन सिंह रावत पर आरोप है। अब ये दागी मंत्री हटाए जाते हैं कि नहीं हटाए जाते, इस पर भी प्रदेश की जनता का ध्यान रहेगा और मंत्रिमंडल प्रदेश के कितने हित में होगा, कितने कामकाजी लोगों को, साफ सुथरी छवि के लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाता है, निश्चित तौर पर इस पर भी प्रदेश के लोगों की नजर रहेगी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भले ही जोरों पर हैं, लेकिन अंतिम फैसला तो सीएम धामी को ही करना है, जिससे उम्मीद है कि दिल्ली से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से मुलाकात के बाद इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।
संत समाज के पूज और रामतीर्थ मिशन रामटेक नागपुर के पीठाधीश्वर अजय भैया जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक अपील की है। उन्होंने मांग की कि जिस तरह उत्तराखंड यूसीसी बनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है, उसी तरह मुख्यमंत्री धामी को उत्तराखंड राज्य को पहला हिंदू राज्य बनाने की पहल भी करनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर 4 धाम हैं, इसलिए जैसे मक्का मदीना में मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्मों का जाना वर्जित है, ठीक उसी प्रकार हरिद्वार से ऊपर पवित्र धामों में अन्य धामों का जाना वर्जित करना चाहिए। इस पर भी मुख्यमंत्री धामी को दरियादिली दिखाते हुए निर्णय लेना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में इस विषय का पहले से उल्लेख है और पहले की भी सरकारों ने इसका प्रयास किया है। कोई नया कार्य नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ से और आगे बढ़कर कहूँगा, यदि उत्तराखंड में यदि इसकी शुरुआत पहले हो रही है, ये तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। इन्होंने जो कार्य किया है, जो पहले मुख्यमंत्री भारत के और भी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को तो इसका अनुसरण करना चाहिए। और एक विषय यहाँ मैं फिर जोड़ना चाहता हूँ, मैं और भी सभाओं में कहता हूँ कि उत्तराखंड यदि पहला राज्य बन रहा है कि समान नागरिक संहिता का जो प्रारूप उन्होंने तैयार किया और लागू कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो हिंदू तीर्थ है उसको घोषित किया जाए। 4 धाम हैं, मैं तो कहता हूँ कि उत्तराखंड को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि इस संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि 2,35,000 से ज्यादा लोगों का मत इसमें लिखा गया है और अब तक इस विषय पर लॉ कमीशन भी मंथन कर रहे हैं। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है और अगर उसमें कुछ बदलाव की जरूरत होगी तो उसे भी संविधान और कानून के अनुरूप किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों से उनकी मुलाकात हो चुकी है और उनकी तरफ से कमेटियों का आभार भी प्रकट किया गया है, जिन्होंने समय रहते हुए अपना कार्य पूरा किया। सीएम धामी ने कहा कि उन्हें भी आप कमेटी का ड्राफ्ट का इंतजार है। तो यह है कि यूसीसी क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है और वैसे तो ड्राफ्ट जब आएगा तो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है। लॉ कमीशन भी उसमें सबसे बात कर रहा है। उससे पहले 2,35,000 लोगों से उनके मत यूसीसी कमेटी ले चुकी है। विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से, अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत ले लिए हैं। उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है। कमेटी की एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद उसमें जो भी और विधिक परीक्षण होना है या और जो भी कानूनी रूप से किया जा सकता है, संवैधानिक रूप से किया जा सकता है, उस पर पूरी चर्चा के बाद, पूरा उसका आकलन करने के बाद उस पर आगे कार्रवाई होगी। टिहरी डीएम सौरभ गहरवार की तबादले से नाराजगी की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता के इसे आचार संहिता के विरुद्ध बताते हुए इसे गैर अधिकारी जिम्मेदार व्यवहार बताया। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए सरकार को कांग्रेस पार्टी से सरकार चलानी सीखने की राय दी है। तो आपको बता दें, टिहरी डीएम सौरभ गहरवार का तबादले को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ही बीजेपी ने कहा है कि अधिकारियों का गैर जिम्मेदार व्यवहार किया गया है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस से सीखे सरकार चलाना की कहा गया है। देखिए, किसी को प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, ना ही सरकार को प्रेशर में काम करना है। अगर किसी को कोई व्यक्तिगत पारिवारिक कोई दिक्कत और समस्या है तो उसको अपने चीफ सेक्रेटरी से या उच्च अधिकारियों से उस विषय को रखना चाहिए। लेकिन ये कार्यप्रणाली नहीं है कि आप इस्तीफा दे दें, घर बैठ जाएं, किसी से बात न करें। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है ये आचार संहिता के खिलाफ है और जो सेवा नियमन बढ़ती चली जा रही है। भाजपा दरअसल हमेशा विपक्ष में रही है, सरकार चलाना तो उसको आता ही नहीं। तो शासन चलाने के लिए भाजपा को पहले कांग्रेस गवर्नमेंट्स का अध्ययन करना चाहिए था कि कांग्रेस गवर्नमेंट किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को भी और कर्मचारियों को भी साध कर रखती थी, किस तरह से काम लिया जाता है, करवाया जाता है और इसका मूल मंत्र है इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। देहरादून में बन रहे 5वें धाम यानी सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रख दी गई है, जिसके लिए 1,734 शहीदों के आंगन से मिट्टी इकट्ठी की गई।
राज्य की 28 नदियों का जल लाया गया था। सैन्य धाम में बन रहे अमर जवान ज्योति की आधारशिला कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में अमर शहीदों की वीर नारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो देहरादून में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी गई, जिसमें 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। 28 नदियों के जल का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। तो इस कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद रहे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहागिरी आजकल हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां यति नरसिंहानंद गिरी ने श्री परशुराम घाट से ईसाई धर्मगुरु और व्लादिमीर पुतिन को खून से पत्र लिखा। इस पत्र में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने हिंदुओं के अंजाम से सबक लेने का आह्वान किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी की प्रतिनिधि डॉक्टर उदिता त्यागी दिल्ली में पोप के प्रतिनिधि और रूस के दूतावास का ये पत्र देंगे। सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु पोप को लिखे गए पत्र में इस्लामिक जिहाद के परिपेक्ष में हिंदुओं की स्थिति का ठोस अध्ययन करने की बात कही गई है। साथ ही हिंदुओं की दुर्गति से शिक्षा लेते हुए गलतियां न दोहराने की भी इसमें बात लिखी गई है। ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस को और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीरोविच पुतिन जी को पत्र लिख रहा हूं आज अपने और अपने शिष्यों के रक्त से पत्र मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि पुतिन और पोप फ्रांसिस स्थिति की भयावहता को महसूस कर सकें और समझ सकें। मेरा पोप फ्रांसिस से ये अनुरोध है कि जो सनातन के हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने जो गलती की, जो अपराध किया, ये वो ना करें। वो अपने लोगों को इस्लाम के भूखे भेड़ियों के सामने अकेला और असहाय न छोड़ें। उधर विकासनगर के बाड़वाला जूडो लोहरी मोटर मार्ग पर लोहारी डैम के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने शव को बामुश्किल खाई से बाहर निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक नमकीन की सप्लाई के लिए उत्तरकाशी गया था और लौटते समय वाहन हादसे का शिकार हो गया। तो विकासनगर में गहरी खाई में ट्रक गिर गया। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। नमकीन की सप्लाई के लिए लौट रहा था ट्रक, इस दौरान हादसे का शिकार हो गया। उत्तराखंड राज्य में इन दिनों आम जनता मानसून के साथ साथ बढ़ती महंगाई से भी परेशान दिख रही है। बढ़ती महंगाई का आलम यह है कि आम आदमी की थाली से टमाटर, सब्जियां गायब हो रही हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर सत्ताधारी दल पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में आई थी तो उनका यही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और उसके बाद फिर से दोबारा भी सत्ता में भाजपा की सरकार है, लेकिन महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फुटकर और एयरटेल के दाम एक हो सके, उसमें ज्यादा अंतर ना हो। उसके लिए भी विभाग प्रयासरत है, जिसमें जल्द ही मंडी समिति से बात की जाएगी ताकि बाजारों में फुटकर के दाम ज्यादा ना बढ़ सके और आम जनता की परेशानी कम हो सके। नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार, अब की बार दोबारा मोदी सरकार। आप देख रहे क्या स्थिति महंगाई की होगी। 150 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रही है सब्जियां। लोगों को आम ज़रूरत की चीज़ें मिल नहीं रही है, लेकिन सरकार कहाँ, सरकार तो दूसरे मुद्दों में लगी है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है सरकार का। सरकार तो धार्मिक भावनाएं भड़का कर और कैसे भी कैसे इनके प्रकार ने सत्ता में बने रहना चाहती है। महंगाई के मामले में न सरकार सोच रही है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि सोच रहा है, न अधिकारी सोच रहा है। निश्चित रूप से सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीब आदमी के पेट में लात मारने का काम किया है और उसकी जेब में डाका डालने का काम किया है। ये मैं कल समाचार पत्रों में देखा था और अभी हम अपने एमडी मंडी से हम बात करेंगे और अभी स्पष्ट करने के लिए कहेंगे कि थोक दाम और फुटकर दामों में एक मिनिमम अंतर होना चाहिए। देखने में आता है कि जो मंडी में 40-45 रुपये टमाटर होता है, रिटेल में जो है 80-100 रुपये बिकता है, तो इसको हम सुनिश्चित करेंगे। और इस दिशा में मैं अभी अपने एमडी से बात करने वाला हूं कि सभी मंडी के सेक्रेटरी को निश्चित करें कि वो इस पर जो है नियंत्रण रखें। पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस
बल ने सबको शांत कराया और अब नगर में पूरी तरह शांति है। आपको बता दें, बीते शाम पुलिस ने लव जिहाद के मामले में 30 साल के मुस्लिम युवक और 40 साल की हिंदू महिला को लोगों की शिकायत पर पकड़ा था। पुलिस ने युवक को चालान कर अल्मोड़ा न्यायालय में पेश किया। ये कहना हम लोगों का कि कल हमारे सामने ये प्रकरण आया था। दोनों, एक महिला है लगभग 40 साल की है और एक पुरुष है 30 साल का है। तो ये दोनों ही पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म के थे। तो ये घर से गायब हो गए। तो इसमें ये हमारे जैसी संज्ञान में आया मामला, तो हमने पूरे अपने थाने की फोर्स को लगाया इनको बरामदगी के लिए। तो हमने 2-3 घंटे के अंदर ही अंदर दोनों लोगों को, महिला को भी और पुरुष को भी गिरफ्तार कर लिया। और जब हमने इनसे बातचीत की तो उसी के अनुसार हम लिखापढ़ी की कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा हमने पंजीकृत कर दिया है। और जो अभियुक्त था, जो लड़का लेके गया था, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पार्क में 107वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें, कैंट से सिविल क्षेत्र का मुक्त कर नगर पालिका में मिलाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं रविवार को सीएम धामी ने भी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से रानीखेत, लैंसडाउन सहित 4 कैंटों से सिविल क्षेत्र मुक्त कराने की बात कही थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों में उम्मीद दिखी कि कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही केंद्र रानीखेत के पक्ष में फैसला ले सकती है। जो है, ये रानीखेत की जो जनता जो है पुराने काफ़ी समय से अपने अधिकारों में प्रयासरत थी। इस समय रानीखेत के जितने प्रबुद्ध नागरिक और वरिष्ठ नागरिक हैं, सबके मन में ये विचार आया कि हमने अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। उसी के फलस्वरूप आज अब सब लोग इकट्ठा हैं और ये चाहते हैं कि रानीखेत के नागरिक जो अपने ज़मीन जायदादों के होते हुए भी उनके मालिक नहीं है, उसके मालिकाना हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आशा है कि जैसा सुनने में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल हमें भविष्य में मिलने जा। उत्तराखंड में धामी सरकार का सत्यापन अभियान इन दोनों जोरों शोरों पर चल रहा है। इस अभियान के तहत उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए जमीन की खरीद फरोख्त से पहले सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड पुलिस का अभियान रंग लाता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। बता दें कि पिछले 6 महीने में ही पुलिस के हत्थे तकरीबन 5000 के आसपास संदिग्ध लग चुके हैं और अपने अभियान के जरिए पुलिस ने सरकार को 95 लाख से ज्यादा का राजस्व पेनल्टी के जरिए भी जमा करा दिया है। खास बात यह कि इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा काम देहरादून और ऊधम सिंह नगर पुलिस की तरफ से किया गया है। ये लगातार गतिमान चल रहा है, ये कभी भी ख़त्म न होने वाला प्रक्रिया है। और जो भारी व्यक्ति यहाँ आकर के कुछ रेखी करके जो गलत काम करते हैं, उन पर भी पैनी नज़र है, उनकी भी हम सतर्क दृष्टि रखी जा रही हैं। बेसिकली क्राइम के पॉइंट ऑफ देखा जाए तो ये भारी व्यक्ति और जो स्थानीय नशेड़ी भिंगड़ी हैं, उन दोनों पर हमारी पैनी नज़र है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दोसनी ने एक बार फिर प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार ने जमीनों की लूट करने के लिए खुली छूट दे दी है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ की स्थिति चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व में जो भी कानून बना था, अगर उससे भी रहने दिया जाता तो कम से कम राज्यवासियों की जमीनें बची रहती, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। साथ ही कहा कि अन्य राज्य को जरूरत है कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू किया जाए। है ये नहीं समझ में आ रहा है। 2018 का मुझे याद है कि सत्र चल रहा था दिसंबर का, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार थी और अच्छा खासा भू कानून था प्रदेश के अंदर, उसी को लागू कर देते या उसी को चलने देते। या जैसे आपने देखा गैरसैंण, क्योंकि हमारी प्रस्तावित राजधानी है, वहाँ प्रतिबंधित था किसी के लिए भी ज़मीन खरीदना, निर्माण कार्य बनाना, लेकिन गैरसैंण भी ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। यानी कि पूरी की पूरी उत्तराखंड की ज़मीन आज की डेट में बिकाऊ है। कोई कैप नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी सीमा तक एक बाहरी व्यक्ति ले सकता है, कितनी सीमा पर एक स्थानीय व्यक्ति निर्माण कार्य करा सकता है, इसकी सब सीमा हटा दी गई। उधर लश्कर में एक निजी डॉक्टर त्रिलोक सिंह चीमा से रंगदारी मांगे जाने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल डॉक्टर चीमा से रंगदारी मांगी जा रही है और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसको चिकित्सक संघ ने निंदनीय बताया है। मामले में प्राइवेट चिकित्सक संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 1-2 दिन के भीतर पूरे मामले का खुलासा नहीं किया गया तो चिकित्सक संघ आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस प्रकार की
जो धमकियां चिकित्सकों को दी जाती हैं, और ये धमकी दी जाती है कि या तो पैसे दो, नहीं तो तुम हम जान से मार देंगे। बड़े कष्ट की बात है, बहुत कष्ट की बात है। मैं चिकित्सक संघ होने के नाते से पहले तो प्रशासन से निवेदन करता हूं कि प्रशासन को चाहिए कि इसको बहुत जल्दी। ये 2-4 दिनों से डॉक्टर साहब के साथ ये प्रकरण हुआ है, बड़ी दुखदाई घटना है। और हम सब की ये तो 24 घंटे पब्लिक की सेवा में है। इसको देखते हुए हमारे गोवर्धनपुर अड्डे का माहौल भी बड़ा ऐसा अजीब सा हो रखा है। हर आदमी डर के माहौल में है, भाई ऐसा क्यों। और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम हमारे गोवर्धनपुर में ऐसा हुआ है, और इनको डेली ऐसी धमकी आना बड़े दुख की बात है। और मैं अपने पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन सभी से मांग करूंगा कि वो जो ऐसा बंदा है उसकी तह तक पहुंचा जाए और उसको उजागर किया जाए तुरंत, और डॉक्टर साहब को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि ये आगे अपने काम को निर्विघ्न कर सके। इस मामले को लेकर हम अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, मिल रहे हैं, जाकर के कप्तान साहब से मिले हैं, सीओ साहब से मिले हैं, अपने एस साहब के लगातार संपर्क में हैं, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इस प्रकरण को पुलिस उजागर कर देगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद पुलिस बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है इस केस की। ठीक है, रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा के लिए मुझे पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवा दी है। घर पे रात से ही 2 कांस्टेबल थे मेरे साथ, और अब भी गनर मेरे साथ हैं, और अस्पताल में भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। ये कप्तान साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 1-2 दिन के अंदर ही आपकी देखते हुए स्थिति को सुरक्षा मुहैया करा। हरिद्वार में विष्णु घाट पर अचानक एक अजगर निकल कर आ गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घाट पर मौजूद आम जनता और श्रद्धालुओं में भौं का माहौल व्याप्त हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने अपने दूसरे सहयोगी के साथ मिलकर अजगर को दबोचा और थैले में पैक कर लिया। उसे वन विभाग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मौके पर शांति स्थापित हुई। वहीं पुलिस इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने पुलिस टीम की जमकर तारीफ की। आपको बता दें, कावड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस की तरफ से कॉपी फोर्स को भी तैयार किया गया है। खटीमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय से हो रही बाइक चोरी के मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बीते महीने जिले में बाइक चोरी के कई मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनका खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी और 5 चोरी की बाइक बरामद की है। वहीं पकड़े गए आरोपियों पर पहले से चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। एक गिरोह एक्टिव हो गया था जो बाइकों को उठा रहे थे, और काफ़ी लगभग 3-4 बाइकें हमारे यहाँ से उड़ गई थी, जगह में शिकारगंज भी उड़ गई थी। तो इनके अनावरण के लिए हमने टीम गठित की थी, और इसी टीम द्वारा जो है कल रात्रि में इनको हमारी 5 मोटरसाइकिलों के साथ, जिसमें मोहम्मद अकरम और शाहिन नाम के 2 अभियुक्त हैं, ये दोनों स्थानीय अभियुक्त हैं, इस्लामनगर खटीमा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। अभी प्रकरण धारा 379, 411 IPC। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।